नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य पर आकर केंद्रित हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से दर्शकों हमारी जीवन शैली लगातार बदल रही है, ऐसे में हम कम उम्र में ही तनाव जैसी गंभीर समस्या से आजकल जूझ रहे हैं। ऐसे में आज संजीवनी कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिर तनाव क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और खास तौर पर योग के जरिए किस प्रकार से हम तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध योग गुरु एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले सत्येंद्र सिंह जी का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। और दर्शकों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ दो योग प्रशिक्षु भी हैं जो कार्यक्रम के दौरान हमें कई प्रकार के योगासन करके दिखाएंगे। तो उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी हैं और साथ ही साथ बबली रंसल जी हैं। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, तनाव क्या होता है खास तौर पर, और कितने प्रकार के ये तनाव होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? तनाव जैसा कि शब्द है, तनाव का मतलब होता है खिंचाव। खिंचाव चाहे वो मन पर हो और खिंचाव चाहे वो तन पर हो। अर्थात इस तरह से मन का खिंचाव मानसिक तनाव और तन का खिंचाव शारीरिक तनाव, दो तरीके से हम तनाव की बात करते हैं। शरीर में जब चीज़ें अकड़ने लग जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती हैं, ठीक से काम नहीं करती, रक्त का संचरण ठीक नहीं होता, तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर समग्र रूप से पड़ता है। और जब स्वास्थ्य पर उसका समग्र रूप से असर पड़ता है तो हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, चाहे थायराइड का हो या कोई और हमारी ग्रंथि हो, उसके इम्बैलेंस होने से, असंतुलित होने से हमें तनाव, शारीरिक तनाव होता है। और शारीरिक तनाव का संबंध पूर्णतः फिर मानसिक तनाव से है। तो मन पर ज़्यादा बोझ, दिमाग पर ज़्यादा बोझ, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ये मानसिक तनाव है। और इसके लक्षण ये हैं कि जब हमारे फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी, हमारा चेहरा हमारे शरीर का इंडेक्स है, यानी आईना है। तो जब हम चेहरे की तरफ किसी का देखते हैं, कई बार आप कहते हो कि क्या हो गया, तो क्यों परेशान है, तो उस पुरुष और महिला या बच्चा जो भी है, उसके चेहरे पर एक अलग तरीके की उदासी सी होती है, बेचैनी सी होती है, आँखों में लालीपन भी हो सकता है, भौवें सिकुड़ी हुई नज़र आ सकती हैं, जो चेहरा है वो थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आ सकता है। ये इस तरह से हमें लगता है कि व्यक्ति तनाव में है, चिंता में है, बेचैनी में है, परेशानी में है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर आपने तनाव के बारे में भी बताया और इसके लक्षण भी बताए कि किस तरह से इसके लक्षण नजर आते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति तनाव ग्रसित होता है तो कौन कौन से शरीर के अंग हैं जिनको ये तनाव प्रभावित करता है? शरीर में किस तरह से, अगर कहें डैमेज किस तरह से तनाव करता है? देखिए, आपको मैं इस रूप में बता सकता हूँ कि जैसे जब कोई प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए एक कुर्सी बनाई जाती है, तो कुर्सी अलग अलग तरीके से बनती है। उस पर एक वज़न, उसकी कैपेसिटी का निर्धारण किया जाता है कि भाई इस कुर्सी पर इतने वज़न का व्यक्ति बैठ सकता है। आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए किसी 100 किलो वज़न वाले व्यक्ति के लिए कोई कुर्सी बनी है और उसमें कोई 150 किलो वज़न का व्यक्ति बैठेगा तो क्या होगा? वो कुर्सी क्या होगा? उस कुर्सी के प्रत्येक मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, उसके अंग प्रत्यंग, पैर वगैरह सब टूट जाएंगे। इसी तरह से हमारे ऊपर हमारा जीवन, बेसिकली हमारा और पशुओं के जीवन में क्या अंतर है? पशुओं में किसी भी तरह का तनाव क्यों नहीं होता? उनकी दिनचर्या, उनकी भोजनचर्या, उनका पूरा का पूरा जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक। अर्थात उनको जितना खाना है उतना वो खाते हैं, जितना पचाना है उतना वो पचाते हैं, जितना उनको जुटाना है उतना वो जुटाते हैं। लेकिन हमारे साथ परेशानी, मनुष्य के साथ ये परेशानी है, तो मनुष्य अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा जुटाने की कोशिश करता है। और जब वो आवश्यकताओं से ज़्यादा जुटाने की कोशिश करता है तो उस रूप में उसका असर, जो उसकी क्षमता है,
उसके शरीर की क्षमता है काम करने की, उसके दिमाग की क्षमता है सोचने की। लेकिन जब वो ज़्यादा चीज़ों की तरफ जाता है, उस कैपेसिटी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो निश्चित तौर से उसके मांसपेशियों, उसके हार्मोन पर इसका असर पड़ता है और वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि तनाव हो ही ना, अपने आप को पहले से हम किस तरह से तैयारी उसकी रखें। कौन कौन से ऐसे आसन हैं डॉक्टर साहब जो हमें रोजमर्रा के अपने जीवन में करने ही चाहिए प्रत्येक दिन, तो वो थोड़े से आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अभी कह रहा था कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, दुनिया के बहुत विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए पैदा होता है, और रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए बड़ा होता है और निराश होकर के मर जाता है। मनुष्य के अलावा ऐसा कोई प्राणी नहीं है। अब बाकी प्राणियों में क्या है? जब हम आसनों की बात करते हैं तो हमारे विद्वानों ने प्राणियों के नाम से आसन बनाए हुए, प्राणियों के नाम से या चीजों के नाम से आसन बनाए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे लिए भोजन जरूरी है, हमारे शरीर की शक्ति के लिए, एनर्जी के लिए, ताकत के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, हमें विटामिन चाहिए हमें रोज खाने के लिए। हम नाश्ते का बिल्कुल हर हालत से हम नाश्ता करना चाहते हैं, चाहे देश में रहें, विदेश में रहें, घर में रहें, कहीं भी रहें, हमें नाश्ता करना ही करना है। उस एसेंशियल है हमारा नाश्ता। इस तरह से हमारे भोजन भी जरूरी है, लंच भी जरूरी है, दोपहर का भोजन है। उसी तरह से जिस तरह से पक्षी, जो उड़ने वाले पक्षी उड़ करके वो अपने फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो जमीन पर चलने वाले पक्षी हैं वो अपने भोजन की तलाश में चलते हैं, तो उनका शरीर का खिंचाव तनाव हो जाता है, तो उनका शरीर स्वस्थ रहता है। इसी तरह से जमीन के अंदर मछलियां पानी में होती हैं, वो तैरती हैं तो अपना खिंचाव तनाव करती हैं। हमें भी कुछ ऐसे आसन हैं जिनको रोज करना ही चाहिए, रोज करना चाहिए। एक बहुत आसान आसन है जिसको मैं कहूँगा कि वो खड़े होकर के किए जाने वाला आसन है। तो हम खड़े होकर के किए जाने वाले आसन को देखते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि प्रकृति के जितने हम नजदीक रहेंगे उतना हमारा जीवन सरल और सुगम होगा। हम प्रकृति के जितना दूर रहेंगे उतना हमारा जीवन दुर्गम और कठिन होगा। लेकिन इसका उपाय यह है कि हम प्रकृति को ही पहले याद करते हैं, वृक्ष आसन बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, और पेड़ बना करके हम अपने शरीर में संतुलन लाते हैं। संतुलन के बिना जीवन बेकार है। सारा ब्रह्मांड संतुलन से चल रहा है, सारे पिंड संतुलन से चल रहे हैं, सारे जितने बड़ी बड़ी चीजें हैं सब संतुलन से चल रही हैं। तो अर्थात पेड़ बना करके हम संतुलन करते हैं, पेड़ों को याद करते हैं, संतुलन। वृक्ष आसन, पाम ट्री, पेड़ बना दिया, अच्छे से बनाया पेड़, अच्छे से, शाबाश। आएंगे वापस। इसके साथ साथ, वृक्ष आसन के साथ साथ एक छोटा सा, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे बचपन में, तो प्रेयर से पहले कौन आसन बनाया जाता था। कौन आसन पढ़ाया भी जाता है, कौन आसन, और कराया भी जाता है कौन आसन। तो कौन आसन करेंगे, खींचेंगे लंबा गहरा सांस, दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छुएंगे, बाएं हाथ को ऊपर रखेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। कौन आसन कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है, आराम से कर सकता है। कोई झटका कुछ नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं, जल्दबाजी कुछ नहीं, क्योंकि आराम से किया जाने वाला आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं कौन आसन। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया को बहुत बड़ी सौगात दे दी हमारे देश ने, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। और सन सैल्यूटेशन जिसमें 12 आसन होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपके शरीर में 2000 कैलोरी से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार एक 12 आसनों का ऐसा प्रभावकारी पैकेज है कि अगर आपने 5 बार भी सूर्य नमस्कार कर दिया तो बहुत कैलोरीज को आप बर्न कर देते हो। और जब सूर्य नमस्कार होता है तो आपका एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म रेगुलेट हो जाता है, आपका रक्त संचरण ठीक हो जाता है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तनाव हो जाता है, पूरा शरीर, सिर से लेकर पैर तक पूरा के पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा लेते हो। और जब आप बहुत सारी बीमारियां सूर्य नमस्कार के साथ आपकी छुटकारा हो जाता है तो आप तनाव से मुक्त पाते हैं। तो सूर्य नमस्कार के 12 आसन करके हम देखते हैं। आएंगे, पहला आसन करते हैं, नमस्ते आसन। ये आसन हमें ये सिखाता है कि प्रकृति और परमात्मा हमसे बहुत ऊपर है
और हम प्रकृति के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है, तो हम उस प्रभु परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। जिसको भी आप मानते हैं उसको नमन करिएगा। इसका एकाग्रता का केंद्र अनाहत चक्र है, और अनाहत चक्र का संबंध हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से है, रक्त संचरण तंत्र से। कितना पावरफुल है ये सूर्य नमस्कार का एक एक आसन। तो हमारी सांसें नॉर्मल हैं। अब हम दूसरा आसन करते हैं, हस्तोत्थान आसन। लंबा गहरा सांस खींचते हैं, सांसों को ऊपर ले जाते हैं, कमर को पीछे की तरफ, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हैं, और इसका संबंध है हमारे विशुद्धि चक्र से। विशुद्धि चक्र का संबंध हमारे श्वसन तंत्र से। कितना जबरदस्त है ये, बहुत बढ़िया से हस्तोत्थान आसन। पूरे मांसपेशियां खिंच गई, कंधे की, गर्दन की, हाथों की, पेट की। आएंगे धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, और अब करते हैं पाद हस्तासन। सांस को छोड़ते हुए माथे को घुटने से माथे को लगाने की कोशिश करते हैं। आपको जितना आपकी क्षमता हो उतना किया करें। इसमें कुछ भी नथिंग इज टू गो फोर्सफुली, कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना है। पादस्थ आसन एकाग्रता का केंद्र स्वादिष्ठान चक्र है। इसका संबंध हमारे निष्कासन तंत्र से। इसके बाद बनाते हैं चौथा आसन, घोड़ा हर्ष संचालन। पैर को पीछे ले जाते हैं, कमर को नीचे ले जाते हैं, गर्दन को ऊपर ले जाते हैं, सांस को खींचते हैं। इसका एकाग्रता का केंद्र आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र का संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम से स्ट्रांग होता है। फिर बनाते हैं सांस को छोड़ते हुए पर्वत आसन। ऊंचा से ऊंचा पर्वत बनाते हैं, पर्वत के जैसे विशाल बनते हैं, अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाते हैं। सांस को छोड़ते हैं, और एकाग्रता का केंद्र विशुद्ध चक्र श्वसन तंत्र से संबंध है। आप बनाते हैं सष्टांग, घुटनों को, पंजों को, चिन्ह को, चेस्ट को जमीन पर रखते हैं, नितंब को ऊपर की तरफ रखते हैं, सांसों को नॉर्मल रखते हैं। एकाग्रता का केंद्र मणिपुर चक्र है, संबंध है पाचन तंत्र से। इसके बाद बनाते हैं भुजंग आसन। उठाते हैं गर्दन को ऊपर, खींचते लंबा गहरा सांस। भुजंग सांस, सांप सर्प आसन जिसको कहेंगे। सांप के जो सांप होता है उसकी सांसें ज़्यादा होती हैं, 150 से ज़्यादा सांसें होती हैं, ज़्यादा जीता है वो। तो सर्प आसन बना दिया। कमर दर्द, सियाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस, सिल्वेस में लाभ देता है। फिर से बनाते हैं पर्वत आसन। सांस को छोड़ते हैं, आराम से सांस को छोड़ते हैं, और बनाते हैं पर्वत। पर्वत के जैसी विशालता अपने अंदर लाते हैं। विशुद्धि चक्र एकाग्रता का केंद्र है ना, श्वसन तंत्र से इसका संबंध है। इसके बाद फिर से आते हैं, बनाते हैं घोड़ा अश्व संचालन। चौथा और नौवां आसन आज्ञा चक्र एकाग्रता केंद्र, नर्वस सिस्टम से संबंध है। नर्वस सिस्टम ठीक होता है। फिर आ जाते हैं वापस पाद हस्तासन के लिए, सांस को छोड़ते हुए स्वादिष्ठान चक्र एकाग्रता केंद्र, निष्कासन तंत्र से इसका संबंध है। फिर चलते हैं ऊपर हस्तोत्थान आसन, खींचते लंबे गहरे सांसों को, और विशुद्धि चक्र एकाग्रता केंद्र, संबंध है श्वसन तंत्र से। और आएंगे नमस्ते करते हैं, और नमस्ते आसन के साथ सूर्य नमस्कार। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने ये तमाम आसन हमारे दर्शकों को बताए, और साथ ही साथ ये आसन हमें कहीं ना कहीं प्रतिदिन नियमानुसार करने ही चाहिए। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं आगे। तनाव की हम लगातार बात करें। कई ऐसी परिस्थितियाँ, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में जो तनाव का कहीं ना कहीं कारण बनती है। ऐसे में तनाव प्रबंधन जो ये शब्द है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये इसकी अगर हम बात करें तो किस तरह की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए कि ये जो तनाव है उसका हम प्रबंधन कर सकें, उसको मैनेज कर सकें? मैं यहाँ पर एक प्रसिद्ध, भारत के एक प्रसिद्ध कवि की कुछ लाइनों के साथ इस बात को करना चाहता हूँ। हमें बचपन में पढ़ाया गया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेकिंग ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब हम बचपन में पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता। जब बच्चा को ये कविता पढ़ाई जाती है, चीज़ पढ़ाई जाती है, तब उसको समझ नहीं आता। उसको इसलिए पढ़ाई जाती है कि उसके जीवन बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ जीवन है। वो ब्रह्मचर्य ग्रस्त आसन से लेकर के वानप्रस्थ और संन्यास 4 आसनों की तरफ बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें आती जीवन में। जब हम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की बात करते हैं, ये बहुत वैज्ञानिक है। तो उस कवि की एक लाइन है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हाथ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, मेरे प्यारे अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। जो प्रभातकालीन बेला है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसी समय ब्रह्म यज्ञ होता है। अर्थात एक काली रात, अंधकार की रात, अवसाद की रात, तनाव की रात, परेशानी की रात, सवेरे एक नई ऊर्जा के साथ, नई प्रभा के साथ, नई उमंग तरंग के साथ आती है। तो एक तो आपका नींद, मतलब समय पर सोना, समय पर उठना। और जब आप समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, तो बताया जाता है कि जो समय की कीमत करता है, समय उसको कीमत देता है। समय प्रबंधन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर, मान लीजिए आपको 9 बजे दफ्तर पहुंचना है, 4 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आपके पास 5 घंटे का टाइम है।
आप 5 घंटे में जो तैयारी करोगे, और अगर आप 9-8 बजे उठ रहे हो या 7 बजे उठ रहे हो, आप मान के चलो कि 4 घंटे में जितनी आप तैयारी आराम से कर सकते थे, तो आपको तनाव होगा नहीं। यानी कि डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं समय का हमें खास तौर पर काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। समय से चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं वो हमें तनाव से दूर करने में सहायक होंगी। डॉक्टर साहब, एकाग्रता की यहाँ पर बात की जाती है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं तनाव में हम रहते हैं, परेशानी में हम रहते हैं, तो हमारी एकाग्रता घटती है, और ऐसे में हम चाहे घर पे हों चाहे बाहर काम करने जा रहे हों, काम में भी वो बात नहीं आती। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे योग आसन आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिससे हमारी एकाग्रता कहीं ना कहीं बढ़े? जी, एकाग्रता और निरुद्ध मन की 5 स्थितियां होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र और निरुद्ध। तो बताया जाता है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जब हमारी चित्त की वृत्तियां अभ्यास और वैराग्य से निरोध होती है, जिसको हम निरुद्ध भी कहते हैं, मन की एक स्थिति, या एकाग्र जो आपने कहा, मन की एक स्थिति। तो वो जो एकाग्रता है उसको लाने के लिए कुछ मुद्राएं हैं जो हम अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ आसन बताते हैं। पीठ के बल किए जाने वाला हम कुछ आसन करते हैं, जिसको बेसिकली जो हम मूलतः शवासन। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार के बाद अपने हाथों में पैरों में फासला करते हैं 1-1 फुट का, शिथिल शरीर को छोड़ देते हैं, योग निद्रा में जाते हैं आप। योग निद्रा आपको एकाग्रता की तरफ ले जाती है। आपके प्राण चल रहे हैं, लेकिन आपका शरीर, प्रत्येक अंग आपका सोया हुआ है। ऐसे में आप देखिएगा, जब आप अभी आपकी आंखें बंद है कोमलता से, आप अपने पैरों को देखते हो बंद आंखों से, पैर के अंगूठे चलते हैं, चल रहे हैं, ईश्वर की कृपा बनी हुई है आपके ऊपर। आपके टखने चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके घुटने काम कर रहे हैं, आपके कंधे, कोहनी, पंजे काम कर रहे हैं, आपका दिमाग, आंखें, नाक, कान काम कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी आंखें बंद आंखों से, पूरा शरीर का आप अवलोकन कर रहे हैं। सब आसन, योग निद्रा आसन बहुत पावरफुल है एकाग्रता को सुनिश्चित करने के लिए। फिर इसके बाद एकाग्रता, ये शवासन के बाद हम कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें भी करेंगे जो हमें आपको बताएंगे। हम मुद्राओं की तरफ चल सकते हैं। बिल्कुल, हम मुद्राओं की तरफ चलेंगे और बताएंगे कि मुद्राओं से कैसे हम एकाग्रता बढ़ाएंगे। बैठेंगे पद्मासन में, सुखासन में, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। देखो, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द क्यों होता है, गर्दन में दर्द क्यों होता है, घुटनों में दर्द क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारा पोस्चर खराब होता है। एकाग्रता, जो बच्चा क्लास में, कक्षा में कमर को सीधे रखता है, गर्दन को सीधे रखता है, आपको मालूम है कमर और गर्दन जब सीधी रहती है तो आपकी इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी में कुछ ना कुछ अभी जो हम क्रियाएं करेंगे उनके माध्यम से घर्षण होता है, और जब इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में घर्षण होता है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और ये जो नाड़ियों का जागरण जो है, नाड़ी शोधन जिसको कहेंगे हम, ये नाड़ी कुंडली जागरण भी जिसको आप कहते हो, बहुत बड़ा विषय है कुंडली जागरण, उसके लिए अलग से बात होती है। लेकिन इस तरह के विषय की तरफ हम जाते हैं तो हमें अब एक बात हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे हमेशा जब भी हम बैठें पढ़ने के लिए, भोजन करने के लिए या घर में, सीधा बैठने की कोशिश करें, कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, तो उससे भी आपको बहुत सारी, आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ती है, आपका जो अवश्य बढ़ती है। और अब मैं बताना चाहता हूँ मुद्राएं। एकाग्रता या तनाव से मुक्ति के लिए मुद्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप महात्मा बुद्ध को देखते होंगे, अगर आप महात्मा बुद्ध को देखेंगे, उनका फोटो देखेंगे, उनका चित्र देखेंगे, तो ऐसे ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा के रखते हैं। जब हम ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा लगा के रखते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, नहीं लगता वो ध्यान, तो वो ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाएं। ये 10 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक लगाई जा सकती है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। बड़ी बात है कि नकारात्मकता जाती है बाहर, सकारात्मकता अंदर आती है ना, और एकाग्रता बढ़ती है। ये हो गई ध्यान मुद्रा, धारणा मुद्रा। और इससे बड़ी मुद्रा है क्या? मैंने क्या कहा? विद्वान कहते हैं
नास्ति मुद्रासम किंचित सिद्धिदिम सिद्धि मंडले। इस सिद्धि मंडल में मुद्राओं से ज्यादा सफलता देने वाला कोई काम नहीं है। मुद्राएं क्या करती हैं? हमारे पंच तत्वों का नियमन करती हैं। कैसे? ये अंगूठा अग्नि का प्रतीक, ये तर्जनी वायु का प्रतीक, ये मध्यमा आकाश का प्रतीक, ये अनामिका पृथ्वी का प्रतीक, और ये कनिष्का जल का प्रतीक। तो मुद्रा क्या कर रही है? पंच तत्वों का नियमन कर रही है, 5 तत्वों का, धातुओं का नियमन करती है मुद्रा। और जैसे मैंने कहा कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान मुद्रा बहुत अच्छी है, तो ध्यान मुद्रा लगाया करो। आप लोग बैठे कहीं पर भी कर सकते हो, किसी जगह में बैठ सकते हो, आप पार्क में बैठ सकते हो, घर में बैठ सकते हो, नदी के किनारे बैठ सकते हो, छत में बैठ सकते हो, क्लास में बैठ सकते हो। एकाग्रता, आप दफ्तर में बैठे हुए, दफ्तर में आपको कभी कभी कुछ काम नहीं है, आप ये मुद्रा लगा कर बैठ जाओ ना, तो आपको बहुत आपका कंसंट्रेशन होगा। बताया जाता है कि सारी के सारे अवसादों का इलाज आपके अंदर है, शक्तियां आपके अंदर है, चक्रों के रूप में शक्तियां आपके अंदर। जब आप चक्रों के विषय में जानोगे तो बहुत अद्भुत है, अद्भुत शक्तियां। चक्र के माध्यम से बहुत बड़े व्यक्ति से विराट बन सकते हो आप। तो आप ये ध्यान मुद्रा और चक्रों का जागरण हम करेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो बात यहाँ पर चिंता की करते हैं। कई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारी चिंता अचानक से बढ़ा देती है। ऐसे में धीरे धीरे अगर ये परिस्थितियाँ कायम रहती हैं डॉक्टर साहब, तो ये अवसाद का रूप भी ले लेती हैं। तो पहली बात जानना चाहेंगे, अवसाद क्या है, किस तरह से हमारे मस्तिष्क पर एक समस्या के रूप में कई सारी डिफिकल्टीज पैदा करता है, और साथ ही साथ इसके लिए क्या कोई योग आसन ऐसा है जो अगर हम अवसाद से ग्रसित हों तो उस दौरान हम कर सकते हैं? जी देखिएगा, जब जीवन बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक नीतिपूर्वक न जिया जाए, प्रीतिपूर्वक न जिया जाए और रीतिपूर्वक न किया जाए, तो अवसाद में तो बढ़ना ही है। आज कितना बड़ा संकट है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हम जितना टेक्नोलॉजी के नजदीक चले गए उतना हम प्रकृति से दूर हो गए, और जितना हम प्रकृति से दूर हुए उतना हमारा शरीर प्राकृतिक तरीके से काम नहीं कर रहा है। हम सारे कामों को मशीनों के से कर रहे हैं। इवन आज की तारीख में आटा भी गूंदने का काम मशीन कर रही है। पुराने जमाने में मातृशक्ति आटा अपने हाथों से गूंदती थी तो पूरा एक्यूप्रेशर होता था। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अवसाद है क्या, चिंता है क्या, तनाव है क्या? अवसाद है कि आपने अपने मन, वचन और कर्म, जैसे गीता में भी कहा गया है, अव्यवस्थित है। मन एक अलग तरह चल रहा है, बोला कुछ और जा रहा है, सुना कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। तो अवसाद नहीं होगा तो क्या होगा? अवसाद नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या करना पड़ेगा आपको? तब आपको अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा। मैंने एक फॉर्मूला दिया है, जो व्यस्त है वो मस्त है, और जो मस्त है वो स्वस्थ है। और यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, WHO की परिभाषा है कि व्यक्ति वही समाज में जीने लायक है, देश के लिए उपयोगी है, समाज के लिए, परिवार के लिए उपयोगी है, जो फिजिकली फिट है, जो मेंटली अलर्ट है, और जो इमोशनली बैलेंस है। और फिजिकली फिट में भी 2 बातें हैं। हम जैसे योग की बात आपने की, तो हमने कहा कि फिजिकल फिटनेस के लिए आपके पास बहिरंग योग है, आसन है। जैसे आपने भी सूर्य नमस्कार किया, आपने भी पीठ के बल किए जाने वाले आसन किए, कुछ पेट के बल किए जाने वाले आसन भी हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, अवसाद को दूर करने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से योग के जरिए अवसाद से हम पार पा सकते हैं। जी, पेट के बल किए जाने वाले आसनों को देखते हैं। छोटे छोटे आसन हैं, बूढ़ा, जवान, बच्चा कोई भी इसको कर सकता है। तो सबसे पहले करते हैं मकर आसन। मकर आसन हम करते हैं, और मकर आसन में देखिए जब आपके मांसपेशियां चलना शुरू करेंगी तो निश्चित तौर पर आपकी रक्त वाहिनियों में रक्त का संचरण का प्रभाव,
रक्त संचरण अच्छे से प्रवाहित होगा। और जब वो अच्छे से प्रवाहित, जैसे हम पैरों को हिला रहे हैं, अभी पैरों को जब हम हिलाते हैं कि आपके ब्लड के माध्यम में, ब्लड में कहीं ना कहीं आपके रक्त वाहिकाओं में कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स, बीमारियों के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। और जब बीमारियों के क्रिस्टल्स जमा होते हैं वही जाकर के बड़ी बीमारी बनते हैं। और यहां जब आप इन पैरों को हिला रहे हो तो वो जो क्रिस्टल्स हैं, रोग के कण, वो हिल रहे हैं। वो हिलेंगे तो आपके ब्लड में बहेंगे, बह करके आपके यूरिन के माध्यम से, आपके पसीने के माध्यम से बाहर निकल आएंगे। ये हो गया मकर आसन। करते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन करते हैं, सर्प आसन जिसको हमने कहा, सूर्य नमस्कार में भी हमने उसको किया। तो जब हम भुजंग आसन करते हैं तो आप देखेगा इसका तनाव, आपकी गर्दन पर इसका असर पड़ता है, सांसें आपने खींच दी, आपके पैरों पर इसका असर पड़ता है, आपके पेट पर इसका असर पड़ता है भुजंग आसन का। तो आपका देखिए तनाव का, अवसाद का एक कारण ये भी है, कमर में दर्द है क्योंकि बैठ नहीं पाए, ढंग से चलना नहीं आता, बैठना नहीं आता, काम करना नहीं आता, कैसे झुकना, कैसे नहीं बैठना, कैसे क्या करना, हमें वो तरीका नहीं आता, उठना बैठना ठीक नहीं है, दिनचर्या अच्छी नहीं है, भोजन आचर्य अच्छी नहीं है, विचार व्यवहार अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है। तो हमने ये भुजंग आसन किया, इसके माध्यम से हमने अपने शरीर के में एक खिंचाव तनाव किया और हमारा अवसाद दूर जाता है। निश्चित रूप से हमारा ध्यान भटकता है भाई, ध्यान हमारा जिस चीज को हम सोच रहे थे उससे बाहर निकल के हम भुजंग आसन की तरफ चले गए और हमारा ध्यान जब सूर्य नमस्कार की तरफ आया तो हम अवसाद से हमें मुक्ति मिली, वापस आएंगे। इसके बाद शलभ आसन करते हैं, बहुत ही बढ़िया। मैं ये कहना चाहता हूं कि शलभ आसन, हम इस पर काम कर रहे हैं, शलभ आसन पे बहुत काम कर रहे हैं। जब बाएं हाथ को बाएं थाई के नीचे रखते हैं, दायां पैर बाएं हाथ एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींचते हैं, सांस को रोकते हैं, चिन्ह को जमीन पर रखते हैं। शलभ आसन क्या करता है? आपके रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। शलभ आसन क्या करता है? आपके कमर के दर्द में आपको आराम देता है। शलभ आसन आपको क्या करता है? आपको सियाटिका के दर्द में आराम देता है। अब जिसको सियाटिका का दर्द है, सियाटिका की बात नाड़ी होती है जो आपके सिर से लेकर के आपकी जंघाओं तक जाती है, उसमें जो दर्द होता है उसको सियाटिका का दर्द कहते हैं। जब आपने ये शलभ आसन किया, दोनों पैरों से, दोनों थाइयों को, दोनों हाथों को दोनों थाई के नीचे रखा और लंबा गहरा सांस खींचा और दोनों पैरों को उठाया ऊपर, सांस को खींचते हुए शलभ आसन हमने कर दिया। तो ऐसे आप पीठ के बल की जाने वाले इन आसनों के माध्यम से अवसाद से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर आपने हमारे दर्शकों को आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि किस तरह से हमें अपने प्रतिदिन जीवन में कौन कौन से योग करने चाहिए ताकि जो तनाव, जो आजकल की एक बहुत बढ़ती हुई समस्या है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके। मैं अपने जो प्रशिक्षु हैं उनका भी, दोनों योग प्रशिक्षुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और डॉक्टर साहब, आपका भी आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।